Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Inspired Economics. दोस्तों आज है 8 अक्टूबर 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज न्यूज़पेपर को। दोस्तों आज के आर्टिकल में कुछ सिलेक्टिव आर्टिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, वो है सुप्रीम कोर्ट टेल्स यूपी टू फाइल स्टेटस रिपोर्ट ऑन लखीमपुर खेरी इन 24 आवर्स। दोस्तों आपको पता होगा अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बिना किसी एफआईआर के एक हायरिंग की थी। मतलब ये बोला गया था कि सुई मोटो, याद है ना सुई मोटो, मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट खुद उठा लेते हैं। मतलब कोई केस फाइल करे ना करे बट सुप्रीम कोर्ट उसकी अपने लेवल पे खुद सुनवाई करती है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे सॉवरेनिटी वाले केस होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, इंडिया की छवि खराब होती है। तो ऐसे में कोई केस फाइल करे ना करे बट सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इस केस की छानबीन कर सकती है। दोस्तों यहाँ पर जो लखीमपुर के अंदर आपको पता होगा 8 किसान लोगों की डेथ कर दी गई थी, जिसमें 4 के ऊपर 2 कार ही चढ़ा दी गई थी। तो उसको लेकर यहाँ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात बोली थी कि इसके ऊपर पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी और ये पता लगाया जाए इसके पीछे कौन से लोग हैं और किन ग्रुप ने ये सारी चीज़ें करवाई। छोटा सा आर्टिकल था, बस मुझे थोड़ा सा डिस्कस करना था आपकी नॉलेज के लिए। इसका राइट हैंड साइड पर तनांजिना नोवेस्ट विन नोबल। अब ये क्या है, तनांजिना जो है ये हमारी एक सिटी है, मतलब एक कंट्री के अंदर एक सिटी है। और इसके अंदर क्या हुआ कि अभी आप जानते हैं पिछले कुछ टाइम से जैसे आपके फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इन सबसे बहुत अच्छे जो प्रोफेसर हैं, कह लो जो रिसर्चर है, उनको नोबल प्राइज़ दिया जा रहा है। अब एक हमारे पर्सन है जिनको क्या है कि नोबल प्राइज़ दिया जा रहा है, वो भी किस चीज़ के लिए दिया जा रहा है, लिटरेचर के लिए दिया जा रहा है। इन्होंने कई सारी अच्छी लिटरेचर्स लिखी हैं जिनका नाम है अब्दुल रज्जाक गुरना। ये 72 साल के, इन्होंने कई सारी जो अपने पास नोबेल वगैरह लिखी हुई हैं अराउंड, इन्होंने कई सारी नोबल्स लिखी हैं और कई सारी तो इतनी ज़्यादा फेमस है। और ये ज़्यादातर नोबल्स जो लिखते हैं ना रिफ्यूजीज़ पर लिखते हैं। अच्छा, रिफ्यूजीज़ का मतलब होता है शरणार्थी, जो क्या होता है दूसरे देश में जाके शरण लेते हैं। तो उनकी जो चिंताएं होती है, उनके जो कंसर्न्स होते हैं, उनके जो राइट्स का वायलेशन होता है, उसको लेकर इन्होंने मुद्दा उठाया। और उन्होंने मुद्दा किस तरीके से उठाया, अपनी बुक्स के अंदर कहानी के जरिए इन्होंने अपनी बुक्स लिखी। और ये इनकी बुक्स बड़े जैसे हमारे भारत में नहीं, जैसे जो हमारे क्या नाम है उनका, चेतन भगत, इस तरह से इनकी जो नोवेल्स हैं वो ऑल ओवर जो वर्ल्ड है वहाँ पर इनकी बिकती है और खूब इनको पढ़ी जाती हैं। तो इनको क्या मिल रहा है, उसमें नोबेल प्राइज़ के जो लिटरेचर है उसमें नोबेल प्राइज़ इनको दिया जा रहा है। चलिए इसके बाद और अगर हम आगे यहाँ पर चले तो यहाँ पर फर्स्ट पेज से कोई खास अभी न्यूज़ यहाँ पर आ नहीं रही, ठीक है। सेकंड पेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी का देखा जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, लेकिन हमारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर कवर नहीं करूँगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो यहाँ भी कुछ ऐसी न्यूज़ हैं। अब हम, मुझे लगता है एडिटोरियल सेक्शन पर ही आना पड़ेगा। एडिटोरियल के अंदर क्या है, किलिंग द चिल्स। अभी किलिंग द चिल्स का मतलब क्या है दोस्तों, आपको पता होगा अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने एंटी मलेरिया वैक्सीन को जो है वो अप्रूव किया है। अभी जो ये पहली बार ऐसा हुआ कि 2021 में, मतलब जब से, मतलब कह लो कि इस मानवता का शुरू आरंभ हुआ है तब से लेकर अभी तक मलेरिया को लेकर कोई वैक्सीन नहीं बनाई गई थी। क्योंकि मलेरिया एक ऐसी चीज़ है जैसे कोविड है ना, वैसे इन जो सितंबर महीना होता है, अक्टूबर होता है, नवंबर होता है, इन महीनों पर मलेरिया जो बीमारी है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो क्या हुआ कि अभी मलेरिया को लेकर बहुत कंसर्न जताया गया कि लोगों की डेथ हो रही है, इनके लेकर कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, प्रॉपर इनकी कोई वैक्सीन नहीं है। बट अभी WHO ने एंटी मलेरियल वैक्सीन को यहाँ पर नोटिफाई कर दिया और ये कहा है कि इस वैक्सीन का हम सबसे पहले जो अफ्रीका के जो इलाके हैं उनमें जो बच्चे हैं और जो छोटे छोटे शिशु हैं उनके ऊपर इसको रिसर्च करेंगे और ये देखेंगे कि उनका जो है इससे क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। वैसे उन्होंने ऑलरेडी सारी रिसर्च कर रखी है बट जितने भी लोअर इनकम ग्रुप कंट्रीज़ हैं उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। इवन वो कंट्रीज़ अपनी रिसर्च भी कंडक्ट नहीं करवा सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं होता। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जितने भी डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन है कि वो अपनी द्वारा की गई रिसर्च का सबसे पहले बेनिफिट किसको दे, ये लो इनकम ग्रुप कंट्रीज़ को दे। क्योंकि अगर हम इनको ये बेनिफिट देंगे तो कहीं ना कहीं इनका विकास होगा और इनके विकास से कहीं ना कहीं हमें को इनडायरेक्टली क्या मिलेगा, यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। तो ये पूरा आर्टिकल उसी पर बेस्ड है, कुछ खास नहीं, ज़्यादा आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम आगे चले, सेकंड क्या है हमारा एडिटोरियल, दैट इज़ हैंडलिंग कॉम्प्लेक्सिटी। अभी क्या है, नोबेल प्राइज़ विनर को लेकर बोला गया है कि पिछले कुछ बीते समय के अंदर हमने नोबेल प्राइज़ वगैरह दिया है। छोटा सा आर्टिकल, आपको बस इतना याद है कि एक आपको पता होगा कि एक नोबेल प्राइज़ जो है एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया था जिसने सबसे पहले ये बात की थी कि किस तरह से हमारे यहाँ पर जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। दोस्तों आप उसका नाम बताओगे कि किस व्यक्ति ने क्लाइमेट एक्शन को लेकर सबसे पहले अपनी बात रिसर्च की और ये पता लगाया कि जिस तरह से कंट्रीज़ अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ा रही है उससे कार्बन एमिशन कहीं ज़्यादा हो रहा है और ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग और
ग्रीन हाउस गैस के जो चैम्बर होती है उसको ये अफेक्ट करने का यहाँ पर काम करती है। ठीक है, तो ये पूरा मतलब एडिटोरियल उस पर बेस्ड है। मैं आपसे क्या क्वेश्चन पूछा, मैंने ये पूछा कि किसने क्लाइमेट एक्शन और ग्रीन एक्शन को लेकर अपनी बात रखी है और उसको अभी रिसेंटली 2 दिन पहले नोबेल प्राइज़ दिया गया है, तो वो कौन था व्यक्ति, उसका नाम आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, चलिए ये आर्टिकल मैं ऑलरेडी कई जगहों पर डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा। सीडिंग अ डाटा रिवॉल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। दोस्तों ऐसा पहली बार देखने के लिए मिला है कि हमारे एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स हैं उनका यहाँ पर डेटा को मेंटेन किया रहेगा। सर डेटा मेंटेन किया जाएगा, थोड़ी बात समझ में नहीं है, चलो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, हमारे भारत में जनगणना होती है जिसको हम सेंसस बोलते हैं, पॉपुलेशन सेंसस, ये सर होती है। तो उसको करने का बेनिफिट क्या होता है? करने का बेनिफिट ये होता है सबसे पहला कि हमें ये पता चलता है पॉपुलेशन कितनी है, इस ऊपर से हमें ये भी पता चल जाता है उस पॉपुलेशन में जो कंपोजिशन है सेक्स रेशियो की वो क्या है, मतलब मेल कितनी है, फीमेल कितनी है, ट्रांसजेंडर यानी अदर्स कितने हैं, ये सब हमें कंपोजिशन का पता चल जाता है। हमें ये भी पता चलता है किसके यहाँ पर लिटरेसी रेट कितनी ज़्यादा है, किसके यहाँ पर लोग पढ़े लिखे कम है, किसके यहाँ पर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है, कहाँ का एम्प्लॉयमेंट लेवल अच्छा है, ये सारा डेटा पता चल जाता है। अब इस डेटा से फ़ायदा ये पहुँचता है कि जब हमारे पास सारे आंकड़े होते हैं, स्टैटिकल डेटा होते हैं, तो हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाना उतना ही आसान होता है। अब सोच के देखो, कहीं लिटरेसी रेट अगर महिलाओं में कम पाई जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो कुछ ऐसी पॉलिसीज और इंसेंटिव फ्रेम करेगी जिससे कि महिलाओं की शिक्षा को हम आगे बढ़ा सके। तो इसी तरीके से अभी फार्मर्स को लेकर बात की जा रही है कि फार्मर का भी एक डेटा मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास फार्मर का डेटा मेंटेन होगा तो हमें भी पता चले कौन सा फार्मर किस क्रॉप को उगाता है और वो किस तरीके से इन चीज़ों को करता है, और कल को अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम फार्मर को हेल्प कर सकते हैं, उसको फ़ोन कॉल करके या उसको अपने सेंटर पर बुला के कि आप फार्मिंग के अंदर ये साइंटिफिक तरीका अपनाओ या ये HYV सीड्स का यूज़ करो, इससे आपकी क्रॉप के अंदर जो सडन ग्रोथ देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगी। तो अब यही कहा जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि आने वाले समय के अंदर हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इतना ज़्यादा लेकर आएंगे कि हम फार्मर्स को भी सिखाएंगे कि टेक्नोलॉजी के साथ फार्मिंग कैसे की जाती है, यानी जो ओल्ड और ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उन फार्मिंग को हटा के मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज़ है उनसे हम यहाँ पर फार्मिंग करवाएंगे, एग्रो बेस्ड फार्मिंग करवाएंगे। मतलब कि आप सिर्फ गेहूँ दाल चीनी इन्हीं पर डिपेंड मत रहो, बल्कि आपको हॉर्टिकल्चर जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गए इनको भी एग्रीकल्चर में लाना चाहिए, जिससे आपको क्या होगा, फ़ायदा पहुँचेगा। तो यहाँ पर हमारा एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। इसने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को ये अप्रोच किया है कि आने वाले समय के अंदर आप जो फार्मर्स हैं उन फार्मर्स का सभी क्या रखो, अपना डेटा अपने पास रखो, जिससे कि क्या होगा कि हमारे पास पूरा डेटा होगा तो हम फार्मर के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज यहाँ पर बना सकते हैं। और ये पहली बार ऐसा देखने के लिए मिला है कि फार्मर्स का भी डेटा यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। चलो मैंने इसके लिए कुछ नोट्स बनाए, आप नोट्स को पढ़ो तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर नोट्स में आप देख सकते हैं, इसको बोला गया एग्रीस्टैक। अभी एग्रीस्टैक क्या है, ये एक नया डिजिटल पुश है जो कि एग्रीकल्चर को डिजिटलाइज करने में हमारे बहुत काम आएगा। ये आपके जीएस पेपर नंबर 3 के हिसाब से इंपॉर्टेंट, जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसी और इंटरवेंशन आता है और ई टेक्नोलॉजी वाला जो टॉपिक आता है ये उससे रिलेटेड है। अभी न्यूज़ यानी चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक मेमोरेंडम साइन किया जिसके तहत ये बोला गया कि हम माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से 100 विलेज और 6 स्टेट के अंदर के जो किसान भाई लोग हैं उनका पूरा डेटा यहाँ पर क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। इसमें कहा गया यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस करेंगे, जिसके अंदर फार्मर अपना डेटा खुद भी सेव कर सकता है और सर्वे डिपार्टमेंट वाला भी उसका डेटा क्या कर सकती है, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय के अंदर क्या कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम फार्मर को नई नई चीज़ें बता सकते हैं, जो सोसाइटी में भी चल रहा है उसके बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं। हम फार्मर को एक सही कीमत MSP की भी बता सकते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ कितने रुपए की बिक रही है ये बता सकते हैं। अल्टीमेटली फार्मर्स के बेनिफिट की यहाँ पर बात की जा रही है और पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन या ऐसा जो ई कैलकुलेशन होती है, ई कैलकुलेशन मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मोड जो है, वो पहली बार हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर यहाँ पर लेकर आने वाले। कहीं ना कहीं इससे फार्मर को बहुत बेनिफिट पहुंचेगा। इवन सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे मेजोरिटी फार्मर को यही नहीं पता होता कि उनकी फार्मिंग की सही कीमत किस मार्केट के अंदर मिलेगी। तो ये सारी सुख सुविधाएं और सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन हम अपने फार्मर्स तक यहाँ पर पहुँचाने का काम करेंगे इस तरीके से। इससे बेनिफिट कई सारे लाखों और करोड़ों किसानों को होगा, जो कि हमारे भारत के अंदर एक मार्जिनल फार्मर्स है जिनके पास खेती करने के लिए लैंड जो है वो बहुत कम है। क्योंकि आपको पता ही होगा एग्रीकल्चर जो हमारा सेक्टर है उस पर आज़ादी के टाइम पर मोर देन 75% पॉपुलेशन इंगेज थी। अगर हम आज भी बात करें तो आज भी कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर ही उनका मेन लाइवलीहुड सोर्स है। तो ऐसे में एग्रीकल्चर के लिए हमें नए नए सुधार करना, नई नई रिफॉर्म्स करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 1950 के अंदर, मतलब आज़ाद 1947 में हुआ था, बट 1950 में हमने एक प्लानिंग कमीशन बनाई थी। उस प्लानिंग कमीशन का काम क्या था कि इकॉनमी को किस तरह से दोबारा पटरियों पर लेकर आए, किस तरह से हम इकॉनमी को दोबारा सुधारें। तो उन्होंने 3 रिफॉर्म किए थे। अगर आपको याद होगा, एग्रीकल्चर रिफॉर्म जिसको हम टेक्निकल रिफॉर्म बोलते हैं, फिर होता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जिसको हम लैंड रिफॉर्म बोलते हैं, और एक होता है जर्नल रिफॉर्म। तो आपको याद होगा कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म के अंदर हमने क्या किया था, HYV सीड्स का यूज़ करना शुरू किया था। और HYV सीड्स का यूज स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, मैक्सिको से। फिर हमारे के MS स्वामीनाथन ने इसको आगे कॉन्ट्रीब्यूट किया था और हमने ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति लेकर आए थे, जिससे फार्मर्स को बहुत बेनिफिट पहुंचा। लेकिन इसका बेनिफिट हर फार्मर को नहीं पहुंच
पाए, क्योंकि HYV सीड्स के लिए जो सीड्स होते थे वो बहुत महंगे होते थे, उनका फर्टिलाइज़र, उनके पेस्टिसाइड्स वगैरह भी यूज़ करने पड़ते थे, और उससे बड़ी बात आपको साइंटिफिक क्रॉपिंग करनी पड़ती थी, जो कि हर फार्मर नहीं कर सकता है। तो इसमें इसको ज़्यादा फार्मर्स तक बेनिफिट नहीं पहुंच पाया। इसके बाद फिर हमने क्या किया था, लैंड सेटलमेंट सिस्टम में रिफॉर्म किए थे। ज़मींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, इन सिस्टम के अंदर रिफॉर्म करके हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाने की कोशिश की। जनरल रिफॉर्म के अंदर हमने नाबार्ड जैसी बैंकों का इस्टेब्लिशमेंट किया। दोस्तों आप मुझे बताओगे नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नाबार्ड एक एग्रीकल्चर की एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। और आप ये भी बताओगे नाबार्ड को कब बनाया गया था, किस साल और किस डेट को बनाया गया था नाबार्ड। तो इस तरह से हमने रिफॉर्म एग्रीकल्चर सेक्टर में 1950 के अंदर भी किए थे। अब 2021 में क्या रिफॉर्म ला रहे हैं कि हम उनके फार्मर्स का पूरा डेटा अपने पास रिकॉर्ड करें, मेंटेन करें, जिससे कि हम उनके लिए पॉलिसीज़ अच्छी से अच्छी पॉलिसी यहाँ पर क्या कर सके, बना सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो गई। इसके बाद अगर हम आगे बात करें यहाँ पर, तो ये तो था ये वाला एडिटोरियल। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ आ रही है, विल अ बैड बैंक फिक्स इंडियन ब्रोकन बैंकिंग सिस्टम। अब जैसे आपको पता होगा निर्मला सीतारमण जी ने अपनी पूरी रिपोर्ट निकाली। उस रिपोर्ट के अंदर क्या था कि बहुत सालों से हमारे यहाँ की जो बैंकिंग चैनल है उसकी जो बैलेंस शीट होती है, ठीक है, जैसे आप जानते हैं ना, इसमें बैंकों का PNL अकाउंट वगैरह बनता है लेकिन ट्रेडिंग नहीं बनता। तो जो उनकी बैलेंस शीट है, उनकी बैलेंस शीट के अंदर NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को लोन दिया और उसने प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट टाइम पर पे नहीं किया, या वो पे नहीं कर रहा, पे करने के आगड़ में नहीं आ रहा, तो वो जो बैंक का एसेट्स है। अच्छा, बैंक का एसेट्स क्यों होता है? बैंक ने लोन दिया तो ये ऑब्वियस ही बात है बैंक के लिए क्या है, एसेट्स है। तो अब क्या होता है कि वो जब पैसा नहीं आता तो वो NPA बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऐसे नहीं बनते। लेट सपोज कि 8 अक्टूबर 2021 को मुझे अपना लोन रीपे करना था, बट मैंने नहीं किया, तो बैंक 90 दिन तक वेट करती है कि हो सकता है कि शिवम अभी आएगा और जो लोन लिया वो वापस कर जाएगा। बट उन 90 दिनों के लिए शिवम का नाम काट के उसका क्या रख दिया नाम, NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऐसा नहीं कि परफॉर्म नहीं करेगा, हो सकता है परफॉर्म कर जाए, तो उसको सिर्फ क्या बोला जाता है, NPA। लेकिन अगर मैं 90 दिन तक भी लोन पे पेमेंट ना करूँ, इंटरेस्ट की भी पेमेंट ना करूँ, प्रिंसिपल की भी ना करूँ, तो वो 90 दिन के बाद क्या बन जाता है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स बन जाता है। और कब तक बना रहता है, 1 साल तक। यानी 90 दिन से लेकर 1 साल तक क्या बनेगा, वो सब स्टैंडर्ड एसेट्स। लेकिन अगर मान लो 1 साल तक भी पैसा नहीं मिला, उसका भी टाइम क्रॉस हो चुका, तब ये बन जाता है मेरा डाउटफुल एसेट्स। और अगर कोई बैंक का ऑडिटर या बैंक का बड़ा व्यक्ति, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसका मैनेजर ही बोल दे कि हमें नहीं लगता ये पैसा मिल पाएगा, तो वो डाउटफुल क्या बन जाता है, लॉस एसेट्स बन जाता है। अब हमारी बैंकों के लिए सबसे बड़ी चिंता वाली बात ये है कि जो NPA की जो समस्या है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, बैंकों के पास लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के NPA इकट्ठे हो गए। यानी बैंकों ने ऐसे लोगों को लोन दिया जिन्होंने लोन की वापसी ही नहीं की है। अब NPA को फिक्स करने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, 2 बड़ी बड़ी बैड बैंक्स बनाई थी। जो बैड बैंक का नाम ये नहीं कि गंदी बैंक, बैड बैंक का नाम ये है कि जितने भी बैड लोन्स होंगे यानी NPA होंगे, ये उनको बाय करेगी, उनसे वसूली करने का काम करेगी, ताकि जो देश के अंदर का जो पैसा है वो हम वसूल कर सकें। यानी अपना ही पैसा हम वसूली के लिए हमने 2 बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का नाम गठन किया, जिनका नाम है, आपको पता होगा, NRCA, जिसको बोलते हैं नेशनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एसेट्स, या इसको एक और नाम देते हैं नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो अब ये जब कंपनी बनाएगी तो बेसिकली कंपनी करती क्या है, ये जैसे जितने भी बैंक होती हैं उनको ऑफ़र करती है कि अच्छा आपके पास कोई अगर NPA है तो आप हमारे पास लेकर आओ। जैसे मान लो किसी एक बैंक है, उसके पास 1000 करोड़ का NPA है। अब बैंक क्या करेगी, उस 1000 करोड़ के NPA को एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास लेकर जाएगी, ARC के पास और SMC के पास। तो जब वो लेकर जाएगी तो वो उसका इवैल्यूएशन करेंगे और ये पता लगाएंगे कि एक्चुअल में क्या हम इनसे पैसा वसूल कर पाएंगे। फिर लेट सपोज कि 1000 करोड़ में से बैंक ने क्या किया, AMRC ने क्या किया, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने उसके बदले 100 करोड़ बैंक को दे दिया और कहा कि आज से ये एसेट्स तुम्हारे नहीं, ये एसेट्स हमारा हो गया। तो बैंक खुश हो जाएगी कि उसका पहले 1000 करोड़ रुपए डूब रहा था, एटलीस्ट 100 करोड़ तो मिल गया उसे। 900 करोड़ नहीं मिले तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन डूबते हुए में भी कम से कम 100 करोड़ तो हमने बचा लिए ना, तो बैंक इससे खुश हो गया। अब ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी, वो 900 करोड़ की वसूली के लिए, वैसे पूरे 1000 करोड़ की वसूली करेगी, तो उसकी वसूली के लिए कोर्ट केस करते हैं, उसके एसेट्स को अटैच करने की कोशिश करते हैं, और जितना वो कर पाते हैं उतना वो उनके लिए प्रॉफिट होता है। 100 करोड़ के ऊपर जो भी होगा वो ARC का क्या हो जाएगा, अपना प्रॉफिट हो जाएगा। अब किसी भी बैंक को आप बोलो कि आप हमारे NPA खरीद लो, कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा। तो इसलिए हमने बेसिकली NPA के लिए फंड इकट्ठा किया कि हम इसके लिए क्या बना सके, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बना सके, यानी बैड बैंक बना सके। तो अब मुद्दा ये उठ रहा है कि क्या जो हमारा बैंकिंग सिस्टम जो कोलैप्स हो रहा है, जिसमें NPAs इतने ज़्यादा हो गए, क्या इसको हमारी जो एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो बैड बैंक्स हैं, क्या ये उनको ऊपर उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे, उसको लेकर यहाँ पर चिंता व्यक्त की जा रही है। वो तो आने वाला समय बताएगा और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बताएंगी कि क्या ये पूरी तरीके से हमारे यहाँ पर कारगर साबित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है,
इसके बाद अगर हम और यहाँ पर आगे चले, अब यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, एयर थिक विथ पॉल्यूटेंट्स। क्या मतलब है इसका? आपको पता ही, मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर पॉल्यूटेंट्स जो PM 2.5 है दोस्तों, दो तरह के पर्टिकुलर मैटर्स होते हैं, एक PM10 होता है, एक PM 2.5 होता है। PM10 थोड़ा सा मोटा होता है कि आप उसको इनहेल करोगे तो वो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर नहीं आएगा। बट क्या होता है कि आप कभी रात के टाइम टॉर्च जला के देखना कि आपके कमरे के अंदर भी डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए नजर आएंगे टॉर्च की रोशनी में। वैसे नेक्ड आई से तो आप देख भी नहीं पाओगे। तो क्या होता है कि ये छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो हमारे बाल के 10वें हिस्से के बराबर होते हैं, यानी PM 2.5 बोलते हैं इनको, कि इनका जो 2.5 मिलीमीटर का जितना इनका एरिया होता है, और जब हम सांस लेते हैं हमारी सांस में आसानी से एंटर हो जाते हैं और इस तरह से हमारे फेफड़ों के अंदर ये भरना शुरू हो जाता है। तो PM 2.5 और जो PM10 है ये हमारे लिए खतरे की घंटी साबित होता है, क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं यूपी, दिल्ली, हरियाणा, इन जगहों पर ये PM 2.5 जो है वो इतना ज़्यादा फैल चुका है, इतना ज़्यादा, क्योंकि देखो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत होती है, फिर एयर पोल्यूशन वगैरह भी बहुत होता है। इनसे जो PM 2.5 है ये आर्टिकल डस्ट की तरह से बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, जिससे कई टाइप की बीमारियां यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। अगर हम बात करें कि आने वाले समय के अंदर हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट कई टाइप के अपने प्रोग्राम्स निकाल लिए, जिसके तहत क्या किया जाएगा कि आने वाले समय के अंदर हम कोशिश करेंगे कि बड़े बड़े फिल्टर्स लगाएं। आपको पता होगा दिल्ली के कनॉट प्लेस के अंदर हमने एक फिल्टर लगाया, स्मोक टावर उसे बोलते हैं। तो स्मोक टावर क्या काम करती है कि जितनी भी गंदी हवाएं होती है उनको इनहेल करती है और अच्छी हवा जो है उसको मार्केट में रिलीज़ करती है। लगभग 1 किलोमीटर तक के दायरे के अंदर ये फ्रेश एयर को रिलीज़ करती है और PM 2.5 के जितने भी आर्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको अपने अंदर सक कर लेती है। तो इस टाइप के जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं जिसको हम स्मोक टावर बोलते हैं, अगर ये हर स्टेट अपने अपने लेवल पर लगा ले तो क्या हम कहीं ना कहीं पॉल्यूटेंट्स को रोक सकते हैं? द आंसर इज यस। लेकिन बात ये होती है कि हर कंट्री, क्या हर स्टेट ये काम करेगी? क्या हर स्टेट का इतना फंड होगा? अब दिल्ली के लिए तो करना जरूरी, यूपी के लिए भी करना जरूरी, हरियाणा के लिए भी, लेकिन क्या जो बाकी स्टेट हिमालय रीजन है, क्या वो ये लोग काम करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो ये बोलेंगे हमारे यहाँ तो ना तो इतनी कंस्ट्रक्शन होती है, ना हमारे यहाँ पर कोई फैक्ट्री है, ना इतने ज़्यादा टूरिस्ट लोग आते हैं जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोड पर पॉल्यूशन रहता हो, तो वो लोग नहीं करेंगे। लेकिन कहा ही जाता है कि हर अगर स्टेट अपने अपने लेवल पर थोड़ा थोड़ा करे तो एयर पॉल्यूशन इंडेक्स को हम कहीं बेहतर बना सकते हैं। तो ये उसको लेकर बहुत बड़ी चिंता व्यक्त किया है। अभी यूनाइटेड नेशन ने भी अपनी पहली रिपोर्ट जारी की थी क्लाइमेट एक्शन को लेकर कि किस तरह से क्लाइमेट एक्शन जो है वो हमारा बिगड़ रहा है। अगर इसको टाइम रहते नहीं सुधारा गया तो आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी, जो कि कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक होगी, वो देखने के लिए यहाँ पर मिल सकती है। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको हर क्लास के अंदर ये डेटा पढ़ा देता हूँ और आपको बता दूँ यूपी जो है वो सबसे पॉल्यूटेड शहरों के अंदर में से एक आता है। ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है PM 2.5 जो है पार्टिकल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, इनटॉलरेंस एंड वेदलिज्म इन अफगानिस्तान ऑफ कंसर्न इंडिया। अब क्या है कि आपको मैं बताता हूँ कि अफगानिस्तान में जो काबुल सिटी है ना, वहाँ पे एक गुरुद्वारा था। ठीक है, तो जब वो गुरुद्वारा था उसने तालिबानी लोगों ने क्या किया, उस गुरुद्वारे के अंदर एंट्री मारते हैं और एंट्री मार के जितने भी वहाँ पर कैमरे लगे होते हैं उनको उखाड़ के अपने पास लेकर चले जाते हैं। तो अब ये कह रहे हैं गुरुद्वारे की प्रॉपर्टी, आप इस तरह से उसको ख़राब नहीं कर सकते हो कि आप वहाँ पे कैमरे तोड़ रहे हो। आपको आना है, आप दर्शन कीजिए और वापस चले जाइए, जैसे बाकी शरणार्थी करते हैं। लेकिन आप वहाँ पर आके अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करो, वो भी भगवान के मंदिर में, और खास तौर पे आप कैमरा वहाँ से उखाड़ के लेके आ रहे हो, तो इसका क्या मतलब हो रहा है? तो इस बात को लेकर इन्होंने जब इंडिया में ये बात बोली तो इंडिया वाले काफ़ी लोग यहाँ से खफा हैं कि किस तरह से वहाँ पर जो है जो गुरु ग्रंथ है उनका, यहाँ देखो गुरु ग्रंथ ये लाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो जब से अफगानिस्तान में ये अफगानिस्तान में तालिबानी का कैप्चर हुआ था तो गुरु ग्रंथ जो वहाँ पर थे उनको उठा के इंडिया लाया गया। अब लेकिन हम बंगला साहिब तो नहीं ला सकते, वो तो वहीं बना रहेगा। तो वहाँ की मेंटेनेंस के लिए जितना भी हम खर्चा पानी करते हैं, चाहे वो वाटर कूलर लगाना हुआ या CCTV लगाना हुआ, तो अब अफगानिस्तान लोग उस पर अपना दबदबा और अपना कब्जा करना चाहते हैं। तो इसको लेकर इंडिया बहुत ज़्यादा खफा है इस बात को लेकर कि इस टाइप की सिचुएशंस नहीं होनी चाहिए। आप किसी के रिलीजियस और धर्म के साथ इस तरह की चीज़ें खिलवाड़ नहीं कर सकते, चाहे वो कोई हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा है। इस टाइप की जो हरकतें वो टॉयलेट हम बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद और अगर हम चलें तो IIT महाराष्ट्र जो हमारा मद्रास है, ठीक है, तो मद्रास के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या किया, वहाँ पर एक रिसर्च की। वहाँ पर एक नदी है, उस नदी के अंदर उन्होंने ये पता लगाया कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो कितने कितने हैं। तो वहाँ पर देखा है कि डस्ट पार्टिकल का तो नहीं पता, लेकिन वहाँ पर प्लास्टिक पार्टिकल और हैवी मेटल्स के पार्टिकल इतने ज़्यादा हैं जिनकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होता है। और जब इस पानी को कोई मछली या कोई ह्यूमन अगर उसको कंज्यूम करता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, उसकी बॉडी के अंदर डिसकम्पोजिशन देखने के लिए मिल जाती है, उसकी बॉडी हार्मफुल इफेक्ट के अंदर खराब होनी शुरू हो जाती है। अच्छा दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अभी जो फ्यूल के प्राइसेस हैं उनको इंक्रीज़ करने की यहाँ पर बात की जा रही है, वो भी कितने रुपए से, 15 रुपये से। दोस्तों ये चौथी बार होगा कि एक साल के अंदर चौथी बार गैस के सिलेंडर के रेट क्या होंगे, बढ़ते हुए नजर आएंगे। मुझे तो लगता है जैसे पेट्रोल 100 को छू गया, उसी तरह से एक दिन ऐसा भी आएगा कि LPG सिलेंडर भी जो है, जो अभी 899 रुपये का यानी 900 रुपये का है, वो एक दिन कितने का हो जाएगा,
पूरे 1000 रुपये का हो जाएगा। दोस्तों इससे हर इंसान पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। सोच के देखो, एक गरीब इंसान जिसका सिलेंडर का कनेक्शन नहीं है, वो दुकानों पे जाके सिलेंडर हवा भरवाता है, गैस भरवाता है, वो ऑलरेडी इतनी महंगी होती है। जब मेन गैस सिलेंडर महंगा होगा तो ऑब्वियसली बात है वो भी चीज़ें क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। तो एक इंसान जो कमाएगा क्या और खाएगा क्या, वो वाली बात हो गई है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को सोचिए कि एलपीजी को लेकर किस तरह से हम अपनी प्राइस पॉलिसी रखें कि एलपीजी के सिलेंडर की जो सब्सिडी है उसको बढ़ा के गवर्नमेंट क्या करे कि हर किसी को 750 650 तक का सिलेंडर प्रोवाइड कराए। लेकिन पिछले कुछ बीते सालों के अंदर सिलेंडर के प्राइस ने अचानक से हाइक किया। अब फिर से कहा जा रहा है कि 15 रुपये का फिर से सिलेंडर के प्राइस में क्या मिलेगा, आपको हाइक देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा और अगर हम आगे यहाँ पर चले तो ये देखिए, आप देखो नीरज चोपड़ा का जो यहाँ पर जेवलिन है वो यहाँ पर रखा हुआ है, जिसकी बोली लगाई है 1.5 करोड़। कहा जा रहा है कि और भी कई सारे इक्विपमेंट है जो कि वहाँ पर यूज़ किए गए थे, उन सभी के यहाँ पर बोली लगा के ऑक्शन की जा रही है। और इसको बाद में क्या होगा कि ये पैसे का यूज़ हम अपने इंडिया की डेवलपमेंट पर यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और आपको पता होगा नीरज चोपड़ा ने अभी हाईएस्ट बिड लगवाई थी अपने जेवलिन की, और ये किसने लगवाई थी, नरेंद्र मोदी को उन्होंने गिफ्ट किया था। और बाद में उन्होंने क्या किया, उसकी बोली लगा के ऑक्शन लगा के उसको बेच दिया। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इंडिया को लेकर, अच्छा आपको पता है कि यूके के अंदर अभी कुछ टाइम पहले एक रूल बनाया गया था कि जो भी इंडियन वैक्सीन लगवा भी लेगा अपने दोनों डोज, इसके बावजूद अगर वो यूके में जाएगा तो उसे 10 दिन का उसके होम क्वारंटाइन किया जाएगा, उसके बाद वो यूके में अंदर एंट्री ले सकता है। तो इस बात को लेकर इंडिया ने भी काउंटर करते हुए बोला था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे तो आप हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब कर रहे हो। तो काउंटर करते हुए इंडिया ने खूब 1 महीना वेट किया, लेकिन जब यूके वालों ने ये रूल नहीं हटाया और ये रूल सिर्फ उन्होंने इंडिया के लोगों के ऊपर लगाया, तो बाद में इंडिया ने भी क्या किया, कुछ दिन पहले आपको पता होगा उन्होंने यूके के लोगों के लिए भी रूल बना दिया कि अगर यूके से कोई इंसान आएगा तो वो अगर वैक्सीनेट होगा तो वो आ सकता है, और आने के बाद भी उसे 10 दिन का क्वारंटाइन पीरियड के अंदर उसे रहना पड़ेगा। कहते हैं ना टिट फॉर टैट। और जब हमने किया तो देखो 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने अपनी इस पॉलिसी को रिवोक कर लिया, यानी वापस ले लिया। उन्होंने कहा अब अगर कोई इंडिया से आएगा तो हम उसे 10 दिन के होम क्वारंटाइन में नहीं रखेंगे। और बिल्कुल सही क्या कहते हैं ना कि उंगली कह रहा हूँ, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। जब हमने टिट फॉर टैट किया तो देखो 1 हफ्ते के अंदर उन्हें समझ आ गया कि इंडियंस को क्वारंटाइन में नहीं रखना। जब हम पहले बोल रहे थे 1 महीने का टाइम दिया था कि भाई सोच लो अपने डिसीजन में चेंज ले लो, लेकिन वो डिसीजन में अपना चेंज बिल्कुल भी लेकर नहीं आ रहे थे। लेकिन जब काउंटर करते हुए हमने सेम काम किया तो देखो सडनली उन्होंने 3 दिन के अंदर अपना डिसीजन बदल के बोल दिया कि चलो कोई नहीं, अब अगर कोई इंडियन आएगा तो हम उसको 10 दिन के क्वारंटाइन पीरियड में नहीं रखें। दोस्तों यही रियल लाइफ में होता है, जितना दबोगे उतना लोग दबाएंगे, इसलिए दबने की बिल्कुल भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो यही बात यहाँ पर बोली गई, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चले तो आर्यन खान का लेकर जो केस है, आपको पता ही है कि इनको जुडिशल कस्टडी में 14 दिन की कस्टडी में लिया गया और इसको पूरी छानबीन कौन कर रहा है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो करी है। दोस्तों अब मैं इस पर UAPA एक्ट वगैरह भी लगता है, अब मैं इसको डिस्कस नहीं, और फिर 3-4 दिन से लगातार हम इस आर्टिकल को यहाँ पर डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम और आगे यहाँ पर चले तो ये सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है जो हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। और ये देखो यूके का जो क्वारंटाइन पीरियड था वो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पर कम कर दिया। अच्छा इसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, इंडिया नेपाल टू कंडक्ट जॉइंट पेट्रोल फॉर कंट्रोलिंग ट्रांस बॉर्डर क्राइम। अब क्या है कि इंडिया और जो नेपाल है इनका जो बॉर्डर एरिया है, चाहे वो बांग्लादेश का हो चाहे वो चाइना की तरफ का हो, तो यहाँ पर हमेशा डिस्प्यूट चलते रहता है आर्मी को लेकर कि कभी कोई आर्मी को बंदे को मार देता है, कभी कोई। तो अभी हम और जो नेपाल है इन दोनों की जो टीम है वो पूरी पेट्रोलिंग करेगी और अपनी अपनी सुरक्षा नियमों को और ज़्यादा कड़ा और स्ट्रिक्ट बनाएगी, जिससे कि जो बाहर के लोग हैं वो इस तरह से घुसपैठ ना करे और उसका मिसयूज़ देखने के लिए ना मिले। तो ये बस छोटा सा आर्टिकल था कि आने वाले समय के अंदर जो पेट्रोलिंग है उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। और ये पेट्रोलिंग कौन करेगी, SSB करेंगे, इसको बोलते हैं सशस्त्र सीमा बल। तो ये वो लोग होते हैं जो पूरे पेट्रोलिंग को काम को करते हैं, कहाँ पर, बॉर्डर के इलाके पर करते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए और अगर हम आगे यहाँ पर चलें तो यहाँ पर आ रहा है बाइडन और जो शी जिनपिंग है यानी चाइना के जो प्रेसिडेंट है, ये दोनों अपनी वर्चुअल मीटिंग करेंगे इसी साल में। और ये देखा गया है कि इस वर्चुअल मीटिंग के अंदर हो सकता है कि यहाँ पर जो ट्रेड रिलेशन है उनको लेकर यहाँ पर बातचीत की जाएगी। आप जानते हैं जब से कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन आई है तब से दोनों रिलेशन, दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन में काफ़ी खफाई देखी गई। खासतौर पर जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो वो कोविड वायरस को चाइनीज़ वायरस बोला करते थे, आपको पता होगा ना कि वो हमेशा चाइनीज़ वायरस बोलते थे। तो यहाँ पर चाइना से और यूके के काफ़ी ट्रेड रिलेशन खराब हुए। जॉय बाइडन चाहते हैं कि हम इन ट्रेड रिलेशन को खराब ना करें बल्कि ट्रेड रिलेशन और बढ़ाएं ताकि हम मार्केट के अंदर अपने दबदबे को यहाँ पर और बढ़ा सकें। इसको लेकर अब जॉय बाइडन जो कि USA के प्रेसिडेंट है और शी जिनपिंग जो है वो चाइना के प्रेसिडेंट है, ये दोनों मिलकर अपनी एक वर्चुअल मीटिंग करेंगे, क्योंकि अभी कोविड के चलते फेस टू फेस मीटिंगें करने की कोशिश नहीं की जा रही है, वर्चुअल मीटिंग यहाँ पर की जाएगी, ठीक है।
इसके बाद और अगर हम आगे चले यहाँ पर तो नाटो की बात करें, नाटो एक ग्रुप है जो कि अलग अलग मेंबर का है। उसमें रशिया भी पहले कभी किसी टाइम पर मेंबर हुआ करती थी, बट रशिया ने जब से एक कंट्री पर अपना कब्जा जमा लिया तब से रशियन को लेकर एक गलत इमेज बन गई है और तब से नाटो से रशिया को यहाँ पर निकाल दिया गया। इवन पहले G8 कंट्रीज होती थी, ग्रुप 8, लेकिन उसमें से भी रशिया को निकाल दिया गया। अब G7 कंट्रीज यहाँ पर बची हैं। और अब सबसे बड़ी चीज़ ये देखने के लिए नाटो ग्रुप के अंदर 8 रशियन मेंबर थे, उन 8 को निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि रशिया की इंटरफेरेंस जो है अब किसी को पसंद, दखल अंदाजी किसी को पसंद नहीं आ रही। चलो अब मैं नाटो को लेकर आपको बताता हूँ नाटो क्या चीज़ है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नाटो को लेकर बात करते हैं कि नाटो क्या है। ये हमारे जीएस पेपर नंबर 2 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाटो की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो नॉर्थ एरिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या होता है बेसिकली? ये जो है ये वाशिंगटन ट्रीटी बोला था, क्योंकि वाशिंगटन डीसी में इसको बनाया गया था 4 अप्रैल 1949 को, जिसमें यूएस, कनाडा और अदर जो वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस है वो इसके अंदर आते हैं। बेसिकली क्यों बनाया गया था? ताकि हम अपने, अच्छा इसका हेडक्वार्टर भी देख लो कहाँ पर है। ये आपका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम के अंदर है। ठीक है, तो नाटो ग्रुप को हमने क्यों बनाया था? ताकि हम अपने डिफेंस जो आर्मी है या डिफेंस के जो लोग हैं उनको एक सुरक्षा मुहैया प्रोवाइड करा सके, ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को यहाँ पर बढ़ाया जा सके। अभी रिसेंटली न्यूज़ ये आ रही है कि नाटो के अंदर जो मेंबर्स थे किसके, रशिया के, उनमें से 8 मेंबर्स को यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था जो डिस्कस करना मेरे लिए ज़रूरी था। ठीक है, चलिए इसके बाद और अगर हम यहाँ पर आगे चलें तो यहाँ पर आ रही वर्ल्ड बैंक ने अभी इंडिया के बारे में एक बात बोली कि फाइनेंशियल 2022 के अंदर जो इंडिया की जो जीडीपी है फोरकास्ट की 8.3%। दोस्तों आपको बताइए जो वर्ल्ड बैंक है ये कौन है? वर्ल्ड बैंक को IBRD बोलते हैं और ID को जोड़ दे तब वर्ल्ड बैंक बनता है। चलो इसके लिए ना मैंने एक फ़ोटो क्लिक किया, आप उस फोटो को देखो, उससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। देखिए बात यहाँ पर ये कि जो वर्ल्ड बैंक है ये बेसिकली क्या है, ये वर्ल्ड बैंक बनाया गया था जुलाई 1994 के अंदर और 44 मेंबर कंट्रीज थी जिन्होंने मिलकर इस एग्रीमेंट पर साइन किया था। और इसको हम ब्रिटेन वुड ट्विंस बोलते हैं, क्योंकि उन्हीं दिनों पर हमने वर्ल्ड बैंक और जो IMF है इन दोनों को क्या किया था, स्थापित किया था। कब? 1944 में 44 मेंबर कंट्रीज़ ने। और ये कहाँ पर बनाई गई थी मीटिंग वगैरह जो हुई थी, ये USA के हेमिस्फेयर में होती और ब्रिटेन वुड शहर के अंदर हुई थी, तो इसलिए इसे ब्रिटेन वुड ट्विंस कहा जाता है। जहाँ पर क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था। लेकिन वर्ल्ड बैंक को कभी भी हम वर्ल्ड बैंक ना बोल के IBRD और प्लस IDA बोलते हैं। IBRD का गठन होता है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, और अगर इसमें ID जोड़ दें तब बनता है जाके वर्ल्ड बैंक। दोस्तों अगर मैं वर्ल्ड बैंक के ग्रुप की बात करूँ तो उसके 5 वर्ल्ड बैंक ग्रुप होते हैं, IBRD, IDA, IFC, ICSID और MEGA। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं इंडिया इसमें से किसका मेंबर नहीं है? वैसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के एक ग्रुप है जिसका इंडिया मेंबर नहीं। चलो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ICSID का यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट का जो है इंडिया मेंबर नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये कहा जाता है कि यहाँ डिस्प्यूट रिड्रेसल में अमेरिका की ही चलती है, बाकी जो डेवलपिंग नेशन है उनकी कोई नहीं सुनता है, तो इस वजह से इसका ये मेंबर नहीं। बाकी इंडिया IBRD का भी मेंबर है यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट का मेंबर है, IDA का भी मेंबर है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC का भी मेंबर है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और MEGA का भी मेंबर है, मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। सिर्फ वो ICSID का मेंबर नहीं है, बाकी सभी का इंडिया क्या है, मेंबर है। तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप को लेकर बात चल रही है। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या करती है, टाइम टू टाइम स्टैटिकल डेटा को, अलग अलग कंट्री के डेटा को कलेक्ट करती है और ये फोरकास्ट करती है कि आने वाले समय के अंदर किस कंट्री की जो जीडीपी है वो बढ़ने वाली है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो ये बताती है एक साल के अंदर एक पर्टिकुलरली कंट्री की टेरिटरी के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन यहाँ पर किया गया, जिसका फॉर्मूला होता है C+I+X-M+G। क्या मतलब? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। अगर हम चारों वैल्यू को जोड़ते हैं तो क्या आता है, हमारा जीडीपी आता है। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के द्वारा क्या बताया गया कि आने वाले समय के अंदर हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि इंडिया का जो जीडीपी है वो 8.3% हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि कोविड के चलते हमारी जीडीपी के वैसे भी डाउनफॉल में जा रही थी, लेकिन अभी वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट करते हुए बोला है कि जो जीडीपी है वो इंडिया की 8.8% हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अपने पास जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको 40,000 करोड़ रुपये अलॉट करने की यहाँ पर बात किया है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर 40,000 करोड़ इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों दे रही है? देखो जब जीएसटी को इंप्लीमेंट किया था तो कई सारी स्टेट ऐसी थी जो ये कह रही थी नहीं हम अपनी स्टेट पर जीएसटी अप्लाई नहीं होने देंगे, क्योंकि जीएसटी के अंदर क्या थे, रेट कम थे। मैक्सिमम रेट जीएसटी का 28% है, जबकि पुराने टैक्सेशन सिस्टम के अंदर मैक्सिमम रेट 60% है। तो हर स्टेट, मतलब कुछ ऐसी सेलेक्टिव स्टेट थी जिनको रेवेन्यू का लॉस हो रहा था, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम इस एग्रीमेंट पर साइन नहीं करेंगे, मतलब हम नहीं चाहते जीएसटी आए। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा था, उन्होंने पर एक प्रस्ताव रखा था कि
जितने भी लोग, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट मना कर रहे हैं, अगर वो चाहें तो इनको पा सकते हैं, मतलब जीएसटी के दायरे में आ जाए, और जितना भी उनको लॉस होगा वो लॉस कौन बियर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और जो लॉस होगा उसको कौन पे करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। तो पिछले कुछ सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी लॉस पे नहीं कर रहा था। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 40,000 करोड़ रुपए जो स्टेट गवर्नमेंट को जो हमें पे करना है वो हम ग्रेजुअली क्या करते रहेंगे, पे करते रहेंगे। बोलो क्लियर हुआ। और अभी भी जो शॉर्टफॉल है 1.59 लाख करोड़ का है, अभी भी शॉर्टफॉल यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये ड्यूज़ क्या होते हैं कि जो जीएसटी में जब मैकेनिज्म को लाया गया था तो स्टेट ने मना कर दिया था। स्टेट को मनाने के लिए ये बोला था कि अगले 5 सालों तक जो भी तुम्हें लॉस होगा वो लॉस की भरपाई कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जाके 40,000 करोड़ रुपए क्या किए, इसमें रिलीज़ किए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम यहाँ पर आगे बात करें तो ऑटो सेक्टर की जो रिटेल है, कहा ही जा रहा है 2 व्हीलर और जो 4 व्हीलर है इनकी सेल सडनली थोड़ा सा डिक्लाइन यहाँ पर देखने के लिए मिला है, वो भी 5% का, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो इन चीज़ों के अंदर भी पैसा लगाए भी, क्योंकि उन्हें लगता है कि थर्ड वेव आएगी तो पैसा बचा के रखना चाहिए। लेकिन पहले क्या था, हमारी इंडिया के अंदर 2020 से पहले इतना ऑटोमोबाइल सेक्टर इतना ग्रो अप किया है जितना पिछले कुछ 20 सालों के अंदर भी नहीं देखा है। इतना सडनली यहाँ पर ग्रोथ देखने के लिए मिली थी, लेकिन अब सडनली ये थोड़ा सा डाउनफॉल के अंदर यहाँ पर जा रही है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें आज की डेट में हमारे यहाँ पर निफ्टी के अंदर कौन कौन सी टॉप 50 कंपनी जो कवर होती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अदानी पोर्ट, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, बीपीसीएल, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला इंडिया, कोल इंडिया, डेविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर्स, ग्रासमीन इंडिया, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉम कॉर्पोरेशन, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसलैंड कंपनी, इंफोसिस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईटीसी, जीएसडब्ल्यू सीमेंट, कोटेक बैंक, आईएलएनटी, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, एसबीआई लाइफ, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल और विप्रो, ये टॉप 50 कंपनी जो कि हमारी निफ्टी के अंदर क्या होती है, कवर होती है। अगर हम एक्सचेंज रेट की बात करें तो यूएस डॉलर 74 रुपीज़ का है, यूरो जो है वो 86.27 रुपीज़ का है, और इसके बाद आपका जो ब्रिटिश पाउंड है वो 101 रुपीज़ का है, जापानीज येन जो है वो 66 रुपीज़ का है, और चाइनीज वन हमारा 11 रुपीज़ का है। ये 5 करेंसी को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बनाती है, स्पेशल ड्राइंग राइट बन जाती है, इसको बोलते हैं SDR, जो कि IMF की क्या अपनी ऑथोराइज करेंसी है, जिसको 1969 के अंदर लॉन्च किया था, जिसको क्या होता है SDR। मैं रिपीट कर दूं, कितनी करेंसी होती है उसकी SDR की बास्केट में, 5, यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन और चाइनीज युआन। ठीक है, तो आज के द इंडियन न्यूज़पेपर एनालिसिस में इतना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।